18 सितंबर 2016 की रात कश्मीर हर रोज की तरह चैन की नींद सो रहा था। धीरे धीरे ठंडी हवा बह रही थी जिसने मौसम को सर्द बना रखा था। बारामूला जिले के उरी सेक्टर में स्थित इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर में भी सर्द हवाओं की सरसराहट के सिवा सब कुछ शांत था। ज्यादातर जवान अपनी ड्यूटी पूरी करके आराम कर रहे थे। सब इस बात से अनजान थे कि अब से बस थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा भयानक होने वाला है जो पूरे देश को झकझोर कर रख देगा। उस रात अपने खतरनाक मंसूबे के साथ जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी रात के सन्नाटे में चुपचाप भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहे थे। वो एलओसी पर लगी कंटीले तारों की फेंस को काटकर उरी में एंटर कर जाते हैं। वहां से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर इंडियन आर्मी का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स बना हुआ था। चारों आतंकियों ने 12 किलोमीटर का यह रास्ता इतनी चालाकी से पार किया कि उनके घुसने की किसी को खबर तक नहीं लगी। ये चारों आतंकी AK-47 राइफल्स और ग्रेनेड से लैस थे, जिनका इरादा यहाँ भारतीय सैनिकों और उनके फ्यूल डंप में रखे सैकड़ों ऑयल बैरल्स को निशाना बनाकर भारी तबाही मचाने का था। आतंकियों ने हमले के लिए ये दिन भी काफी सोच समझ कर चुना था, क्योंकि उस दिन वहां बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट दोनों की ही बटालियन मौजूद थी। दरअसल इस ब्रिगेड में तैनात रेजिमेंट पीर पंजाल की ऊंची चोटियों की सुरक्षा करती है, जिसे हर 2 साल में किसी दूसरी रेजिमेंट से बदल दिया जाता है। ऐसे में डोगरा रेजिमेंट की 10वीं बटालियन के 2 साल खत्म हो रहे थे और बिहार रेजिमेंट की 6ठी बटालियन उनकी जगह लेने आई हुई थी। नए जवानों को वहां के इलाकों की जानकारी और जरूरी ट्रेनिंग देने के लिए डोगरा रेजिमेंट के जवान भी कुछ और दिनों के लिए उनके साथ रुके हुए थे। इस वजह से वहां सैनिकों की संख्या बाकी दिनों से ज्यादा थी और इसलिए आतंकियों ने हमले के लिए ये दिन चुना था। सैनिकों की ज्यादा तादाद होने की वजह से बिहार रेजिमेंट के कुछ जवान टेम्पररी टेंट में सो रहे थे कि तभी सुबह 5:30 बजे आतंकियों ने उन पर ग्रेनेड्स और गोलियों की बौछार कर दी। केवल 3 मिनट में जवानों के टेंट पर 17 ग्रेनेड्स फेंककर यहां भयंकर आग लगा दी गई। कुछ ही समय में उसी आग में बुरी तरह झुलसकर 13 जवान शहीद हो गए। टेंट्स के पास जो फ्यूल स्टोरेज एरिया था, जहां 200-200 लीटर के सैकड़ों ऑयल बैरल्स रखे हुए थे, वहां भी आतंकियों ने एक ग्रेनेड फेंका, जिससे वहां एक जोर का धमाका हुआ और आग चारों तरफ फैल गई। तभी डोगरा रेजिमेंट के एक 19 साल के जवान की नजर उन चारों आतंकियों पर पड़ी। उन्हें देखते ही वो अकेले ही चारों आतंकियों से भिड़ गया और जल्द ही एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया। इस खूनी हलचल और आगजनी को देख और भी कई जवान वहां पहुंचे, जिन्होंने आतंकियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए आतंकी चारों तरफ फैले धुएं का फायदा उठाकर 2nd फ्लोर पर बनी बैरक में जाकर छुप गए। वहां भारतीय जवानों और आतंकियों के बीच लगभग 6 घंटे तक गोलीबारी हुई, जिसमें भारतीय जवानों ने बाकी बचे 3 आतंकियों को भी मार गिराया। इस पूरे हमले में जहां 18 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, तो वहीं करीब 30 जवान बुरी तरह से घायल हो गए थे। उरी में हुआ ये टेररिस्ट अटैक भारतीय सेना पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। अपने 18 जवानों को खोने से पूरा देश सदमे और गुस्से में था। आतंकियों के पास मिले हथियार और GPS सेट साफ गवाही दे रहे थे कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। इसके बाद देश भर में आतंक और पाकिस्तान के खिलाफ ऑल आउट वॉर की मांग जोर पकड़ने लगी थी। इससे 8 महीने पहले 1 जनवरी 2016 को भी पठानकोट एयरबेस पर 6 आतंकियों ने ऐसा ही एक आत्मघाती हमला किया था, जिसमें 6 भारतीय सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। एक ही साल में 2 आतंकी हमलों से भारत सरकार को समझ आ चुका था कि आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद भारतीय सेना उरी अटैक के जवाब में एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाली थी जिसकी गूंज से पाकिस्तान और उसके आतंकियों के होश उड़ने वाले थे। इंडियन आर्मी इस बार वो करने जा रही थी जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस बार भारतीय सेना LOC को पार कर दुश्मन को उसके ही घर में घुसकर मौत के घाट उतारने वाली थी। सेना पर आतंकवादियों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। 4 militants snuck up to the army base. Counteraction, 4 terrorists have been eliminated as we salute the sacrifice of 17 soldiers who were martyred in the operations. The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है।
उरी में हुए इस आतंकी हमले और इसमें शहीद हुए 18 सैनिकों की खबर से भारत सरकार और भारतीय सेनाओं में हड़कंप मचा हुआ था। हमले के तुरंत बाद डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर और आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग ने श्रीनगर पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया। उस समय लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ कश्मीर कोर के कमांडर थे, इसलिए इस हमले की पूरी ब्रीफिंग उन्होंने ही डिफेंस मिनिस्टर को दी। सतीश दुआ इस हमले की वजह से बेहद आहत थे। वो चाहते थे कि सीमा पार से बार बार हो रहे इन आतंकी हमलों का जवाब सैन्य कार्रवाई से दिया जाए। इसलिए उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर से कहा कि सर, अगर आप हाँ कह दे तो भारतीय फौज LOC को पार कर आतंकियों और उनके ठिकानों का वो हाल करेगी जो उन्होंने किसी बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर हर पहलू को ध्यान में रखकर हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने सतीश दुआ से कहा कि सीमा पार इस सैन्य कार्रवाई में वहां के किसी भी आम नागरिक की जान ना जाए और साथ ही इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले किसी भी इंडियन सोल्जर की कैजुअलिटी ना हो। इस पर सतीश दुआ ने जवाब दिया कि आम नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी तो दी जा सकती है, लेकिन युद्ध में सिपाहियों की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं होती। उरी में अपने जवानों की दर्दनाक मौत से डिफेंस मिनिस्टर भी आतंकियों का खात्मा चाहते थे, इसलिए काफी सोच विचार के बाद उन्होंने मराठी में केवल एक शब्द कहा, बरोबर। जनरल दुआ के लिए इतना जवाब काफी था। अब बस केवल सरकार की तरफ से फाइनल सिग्नल का इंतजार था। इस बीच सेना ने जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। आतंकी पाकिस्तान से आए थे, इसलिए भारत सरकार पहले पाकिस्तान से इस हमले को लेकर जवाब चाहती थी। इसे लेकर 21 सितंबर 2016 को भारत के देन फॉरेन सेक्रेटरी सुब्रमण्यम जयशंकर ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को समन कर उरी हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के कई एविडेंस दिए, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान मुकर गया और उसने इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान बातों से मानने वाला नहीं था, इसलिए भारत सरकार उसे उसी की भाषा में समझाने का मन बना चुकी थी। इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर और आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग के साथ एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग की। इस मीटिंग में तय किया गया कि इस बार इंडियन आर्मी अपने जवानों की शहादत का बदला सीमा पार जाकर दुश्मनों को मौत की नींद सुलाकर लेगी। गवर्नमेंट से फुल हैंड मिलने के बाद आर्मी चीफ सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन जुटाने में लग गए। पिछले 25 सालों में इंडियन आर्मी ने टेररिज्म से निपटने के लिए POK में एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार कर लिया था, जो दुश्मनों पर नजर बनाए रखता था। उरी अटैक के बाद इस नेटवर्क की अहमियत काफी बढ़ गई थी। इसके बाद POK की तरफ से हो रही हर एक्टिविटी की जानकारी इंटेलिजेंस नेटवर्क के थ्रू लगातार भारत पहुंचने लगी थी। यहाँ से मिल रही इंटेल को सैटेलाइट द्वारा खींची गई इमेजेस से वेरीफाई किया जा रहा था, जिसमें सीमा पार दुश्मन के कैंपों की स्थिति, उनके सुरक्षा इंतजाम और आगे भारत की ओर से किए जाने वाले ऑपरेशन के लिए हर एक मुमकिन रास्ते को तलाशा जा रहा था। इस दौरान सैटेलाइट्स और ड्रोन्स की मदद से आतंकियों और उनके लॉन्च पैड्स की संख्या का पता लगा लिया गया। आर्मी की तैयारियों के बीच मीडिया में उरी अटैक को लेकर चर्चा जोरों पर थी, जहां पैनल में बैठे लोग भारत की ओर से किए जाने वाले पॉसिबल ऑपरेशंस पर बात कर रहे थे, जिससे इसकी तैयारी में जुटे अधिकारियों को डर था कि कहीं 26/11 की तरह इस बार भी दुश्मन को यह पता न लग जाए कि भारत कब, कहां और कैसे एक्शन लेगा। दुश्मनों के ठिकानों की पूरी जानकारी जुटाने के बाद 9 पैरा स्पेशल फोर्स और 4 पैरा स्पेशल फोर्स के 25 कमांडोज को सीमा पार इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए चुना गया, जबकि करीब 150 कमांडोज को LOC के इस पार रहकर अपने साथियों को किसी अनहोनी की स्थिति में बैकअप देने के लिए तैयार किया जाने लगा। इन दोनों यूनिट्स को माउंटेन वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म के लिए ही ट्रेन किया जाता है, जिससे जब भी देश को किसी ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो इसकी प्लानिंग जल्दी से जल्दी की जा सके। सभी कमांडोज को ऑपरेशन के दौरान दुश्मन की नजर और रेडार से बचकर छिपते हुए आगे बढ़ने, LOC के पार अपनी चौकियों पर गश्त दे रहे दुश्मनों को चकमा देने और दुर्गम पहाड़ियों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सतर्क होकर चलने के लिए हाई ऑल्टीट्यूड नेविगेशन जैसी टेक्निक सिखाई जाने लगी। भारत इन सब में काफी सावधानी बरत रहा था, इसलिए इस ऑपरेशन का ना तो कोई नाम दिया गया और ना ही कोई कोड नेम। भारत नहीं चाहता था कि इस ऑपरेशन से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो और इसकी खबर पाकिस्तान को लगे। इसी वजह से सेना की तरफ से सतर्कता इतनी थी कि इस ऑपरेशन की तैयारी के दौरान कोई भी ऑफिसर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तक नहीं दे सकता था, और जहां भी कमांडोज को कोई चीज समझाने के लिए डायग्राम की जरूरत पड़ती तो उसे वही बनाकर तुरंत मिटा दिया जाता था। इसके बाद POK की ज्योग्राफिकल कंडीशन
से जवानों को वाकिफ करवाने के लिए इस ऑपरेशन की मॉक एक्सरसाइज मैप के जरिए करवाई जाने लगी। उरी अटैक के बाद केवल एक हफ्ते के अंदर भारतीय जवान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार थे। कमांडोज की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। उन्हें अब कार्रवाई करने के लिए केवल आदेश की जरूरत थी। आर्मी चीफ सही दिन के इंतजार में थे। उस दौरान यूएन के जनरल असेंबली का सेशन भी चल रहा था और फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज 25 सितंबर को यहां स्पीच देने वाली थी। इसलिए सेना ने अपने ऑपरेशन को 3 दिन और होल्ड करने का फैसला किया। 26 सितंबर की रात सीमा पार करने के लिए मॉक ड्रिल की जाने लगी और जवानों को पीओके में मौजूद लॉन्च पैड्स को ध्यान में रखकर प्रिपेयर होने को कहा गया। ये लॉन्च पैड्स पीओके में वो आतंकी ठिकाने थे जहां से पाकिस्तान सैकड़ों आतंकवादियों को ट्रेन कर सालों से भारत पर हमले करवा रहा था। आतंकियों के इन लॉन्च पैड्स पर भारत की खुफिया एजेंसियां हफ्ते भर से नजर बनाए हुए थी। कुछ लॉन्च पैड्स एक दूसरे के करीब 500 मीटर की दूरी पर थे और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी द्वारा ऑपरेट किए जा रहे थे। सभी टीम अपने अपने कामों में जुटी हुई थी और इस दौरान ही उन्हें पता लगा कि इन लॉन्च पैड से कुछ दूरी पर पाकिस्तान आर्मी की 8 पोस्ट्स है। उरी अटैक के वक्त यहाँ पाकिस्तान की तरफ से काफी हलचल देखी जा रही थी, लेकिन हमले के बाद उन सभी पोस्ट में पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं थी। इसलिए भारतीय सेना उन्हें फिर से एक्टिव होने से पहले ही यहाँ ऑपरेशन को अंजाम देना चाहती थी। कमांडोज द्वारा लगातार कई दिनों की जबरदस्त तैयारी के बाद आखिरकार 28 सितंबर का दिन आ गया। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए 28 सितंबर की रात का वक्त चुना गया। इसकी जानकारी सेना और सरकार के केवल कुछ ही चुनिंदा लोगों को दी गई। एक ही समय पर भारत की 2 यूनिट्स पीओके के अंदर एक दूसरे के करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर ऑपरेशन को अंजाम देने वाली थी। इसलिए सभी कमांडोज को सबसे पहले हेलीकॉप्टर से एलओसी के पास पहुंचाया जाना था। इस ऑपरेशन के लिए पीओके के भिम्बर, केल, हॉट स्प्रिंग और लीपा में सिचुएटेड 7 लॉन्च पैड्स की निशानदेही की गई थी, जो एलओसी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर थे। पीओके के अंदर दाखिल होते ही दोनों यूनिट्स को 3 से 4 टीमों में डिवाइड होकर इन टारगेट्स तक पहुंचना था। ऑपरेशन से पहले कुछ रिकॉनिसेंस पार्टीज को उन जगहों की रेकी के लिए आगे भेजा गया, जिनका काम ऑपरेशन को अंजाम देने वाली दोनों यूनिट्स को आगे के खतरों से अवेयर करवाकर उन्हें सुरक्षित रास्ता प्रोवाइड करना था। ऐसे में इन पार्टीज को लग रहा था कि उन्हें रात के वक्त लौटने के आदेश दे दिए जाएंगे, लेकिन ऑपरेशन के शुरू होने के बाद उन्हें मेन टीम के साथ मर्ज कर आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। इस डिसीजन के चलते ऑपरेशन में शामिल कमांडोज की संख्या बढ़ गई, जिससे वो और भी ज्यादा इफेक्टिवनेस और कोऑर्डिनेशन के साथ अपने मिशन को अंजाम दे सकते थे। 28 सितंबर की रात 8:30 बजे पैरा एसएफ की दोनों यूनिट्स जवाबी कार्रवाई के लिए पीओके में दाखिल हो जाती है। 4 पैरा एसएफ के कमांडोज ने कुपवाड़ा सेक्टर से सीमा पार की, वहीं 9 पैरा एसएफ के जवान पूंछ सेक्टर से पीओके में घुसते हैं। सभी जवान टेवर असॉल्ट राइफल, M4 कार्बाइन, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, गैलिल स्नाइपर राइफल्स और इंस्टा लाजा C90 डिस्पोजेबल ग्रेनेड लॉन्चर से लैस थे। इस दौरान उनके पास रात के अंधेरे में देखने के लिए नाइट विजन डिवाइस और साथ ही में हेलमेट माउंटेड कैमरास थे, जो इस मिशन की लाइव मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसके अलावा एक ड्रोन भी कमांडोज के साथ साथ चल रहा था, जो इस पूरे ऑपरेशन की डायरेक्ट फीड कमांड सेंटर तक पहुंचा रहा था। पीओके में एंटर करते ही दोनों यूनिट्स के सभी कमांडोज पूरी सावधानी से अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक पूरे ऑपरेशन को फेल कर सकती थी। सभी कमांडोज को इंटरसेप्शन से बचने के लिए रेडियो कम्युनिकेशन की सख्त मनाही थी। इसके बजाय उन्हें शॉर्ट रेंज के वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना था। कमांडोज इतने हाईली स्किल्ड थे कि ऐसी सिचुएशन में भी उन्हें तालमेल बिठाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद पहली यूनिट एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां से टारगेट वाली जगह के लिए 2 रास्ते जाते थे। एक रास्ता छोटा था, लेकिन वो एक गांव के बहुत नजदीक से होकर जाता था, जबकि दूसरा रास्ता थोड़ा लंबा था लेकिन ज्यादा सूटेबल था। इसकी इंफॉर्मेशन कमांड सेंटर तक पहुंचाई गई, जहां मौजूद ऑफिसर्स सही रास्ते के चुनाव को लेकर कंफ्यूज थे कि कमांडोज को किस रास्ते से आगे बढ़ाया जाए। समय तेजी के साथ निकलता जा रहा था और फैसला जल्दी लेना था, इसलिए तय हुआ कि लंबे रास्ते को तरजीह दी जाए, क्योंकि गांव वाले रास्ते में अगर कमांडोज को देख एक कुत्ता भी भौंक देता तो पाकिस्तानी आर्मी को भारतीय कमांडोज की लोकेशन का पता चल सकता था और एक झटके में सारा प्लान चौपट हो सकता था। इसके बाद सभी कमांडोज पैदल ही दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। इसी रास्ते को फॉलो करते हुए थोड़ी देर बाद सभी घने जंगल में दाखिल हो गए, जो काफी डेंजरस था और जहां आतंकी जमीन के अंदर माइंस बिछाकर रखते
रखते थे। कठिन परिस्थितियों के बावजूद कमांडोज एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। अब उन्हें बस एक ही चीज का इंतजार था और वो था अपने साथियों का इंतकाम, जिसे जल्द ही दुश्मन अपनी जान देकर चुकाने वाले थे। सभी कमांडोज अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पाकिस्तान की आर्मी पोस्ट की तरफ से उस एरिया को लाइट अप करने के लिए इल्यूमिनेशन राउंड्स फायर शुरू हो गए। पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठा। ये देखकर भारतीय कमांडोज के पैर जहां थे वहीं रुक गए। सभी के दिल में एक ही डर था कि अगर देख लिए गए तो कहीं पूरा ऑपरेशन चौपट ना हो जाए। ऐसी सिचुएशन में उन्हें तुरंत ऑपरेशन की शुरुआत करनी पड़ती, जिसके लिए वो अभी सही पोजीशन में नहीं थे। दरअसल ये पाकिस्तान की तरफ से एक रूटीन राउंड्स फायरिंग थी, जिसे हर रात दोहराया जाता था ताकि वो रात के वक्त अपने दुश्मनों की ओर से होने वाली किसी भी एक्टिविटी को पहले से भांप सके। कुछ देर के इंतजार के बाद अचानक पाकिस्तान की ओर से ये इल्यूमिनेशन राउंड्स फायरिंग रुक गई, लेकिन यूनिट कमांडर ने सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए 20 मिनट और इंतजार करने का निर्णय लिया। इसके बाद पहली यूनिट 2 हिस्सों में बंटकर अपने अपने टारगेट की ओर बढ़ने लगी। रात के घने अंधेरे में भी उनके हौसले 7वें आसमान पर थे और दिल में देश के लिए कुछ बड़ा कर गुजरने की तमन्ना थी। सभी कमांडोज पेट के बल रेंगते हुए दुश्मन के लॉन्च पैड के करीब आ गए थे। रात ढलने को थी, अंधेरा छटने लगा था और टारगेट खुली आंखों से सामने दिखाई दे रहा था। बस देरी थी कमांड सेंटर से ऑपरेशन को शुरू करने के ग्रीन सिग्नल की। पूरे ऑपरेशन को भारत में बैठकर मॉनिटर कर रहे आर्मी के कमांड सेंटर ने टारगेट पर अटैक की मंजूरी दे दी। तभी पहली यूनिट के कमांडर ने अपने नाइट विजन डिवाइस से लॉन्च पैड्स के पास पहरा दे रहे 2 आतंकियों को डिटेक्ट कर लिया। ऐसे में 2 कमांडोज ने बाकी के साथियों को बैकअप देने का काम किया और अपनी जगह से ही पहरा दे रहे आतंकियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे बाकी कमांडोज तेजी के साथ बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते चले गए। इस दौरान सभी थोड़ा झुककर दौड़ते हुए गोलीबारी करते हुए ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे। सभी ने एक साथ कई ग्रेनेड्स दुश्मनों के लॉन्च पैड पर दाग दिए, जिससे कई आतंकवादी चंद मिनटों में ही मारे गए। बाकी बचे आतंकियों को भी जवाबी कार्रवाई का कोई मौका न देते हुए कमांडोज ने करीब आधे घंटे के अंदर सभी को मौत के घाट उतार दिया। वही पहली यूनिट की दूसरी टीम के कमांडोज अपने काम को खत्म कर अपने दूसरे साथियों के पास लौटने लगे कि तभी उन्होंने देखा कि 2 आतंकी पीछे से छुपकर भारतीय सैनिकों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों को बचाने के लिए इन सभी ने तेज दौड़ लगा दी और कुछ ही देर में दोनों आतंकियों के काफी करीब आ गए। इस बीच आतंकियों ने भी कमांडोज को देख लिया, लेकिन उन्होंने जैसे ही फायर करने के लिए अपनी AK-47 उठानी चाहिए, उससे पहले ही भारतीय कमांडोज ने अपनी बेरेटा 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग कर दोनों को वही मिट्टी में मिला दिया। पहली यूनिट अपने इरादों में सफल हो चुकी थी। टीम लीडर ने इस ऑपरेशन में शामिल अपनी यूनिट के सभी साथियों को काउंट किया। सभी एकदम सुरक्षित थे। पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की पॉसिबिलिटीज को देखते हुए जल्दी ही सभी कमांडोज वापस भारतीय सीमा में लौट आए। कमांड सेंटर में मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल निम्भोरकर, लेफ्टिनेंट जनरल हुडा और लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ अपने कमांडोज की सफलता पर खुश थे, लेकिन अब भी उन्हें ऑपरेशन की दूसरी यूनिट के लौटने का इंतजार था। दूसरी यूनिट को अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए POK के काफी अंदर तक जाना था, इसलिए उन्हें अपने टारगेट तक पहुंचने में सुबह का समय हो चुका था। दूसरी यूनिट के कमांडोज भी टुकड़ों में बंटकर दुश्मन के कुछ बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस और कई लॉन्च पैड्स पर हमला करने के लिए काफी होशियारी से आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में कमांडोज टारगेट्स के पास पहुंच गए। वहां उन्हें लॉन्च पैड्स के गेट पर कुछ आतंकी पहरेदारी करते दिखे, जिन्हें अगले पल होने वाले किसी भी हमले की कोई खबर नहीं थी। जरा भी समय बर्बाद किए बिना दूसरी यूनिट ने अपने घातक हथियारों से आतंकियों पर फायरिंग शुरू कर दी। यहाँ वो दुश्मन और उनके लॉन्च पैड्स को उड़ाने के साथ साथ वहाँ मौजूद उनके एक गोला बारूद के डिपो को भी निशाना बनाना चाहते थे। एक लॉन्च पैड के पास ही बहुत सारा डीजल और पेट्रोल रखा हुआ था। भारतीय कमांडोज ने रॉकेट लॉन्चर से उस पर हमला कर दिया, जिससे वहां जोरदार धमाका हुआ। बैरक में भयंकर आग लग गई, जिससे कई आतंकी एक के बाद एक वहीं ढेर हो गए। धमाकों की आवाजों से दूसरी बैरक के कुछ आतंकवादी जाग गए, लेकिन इस अचानक हुए हमले से उन्हें संभलने का कोई मौका नहीं मिला। भारतीय कमांडोज की गोलियों की बौछार से बचने के लिए वो बेबस होकर इधर उधर भागने लगे। इस दौरान भी उनमें से कईयों को गोलियां लगी और वो सब वही अपनी जान गंवा बैठे। भयंकर धमाकों और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा था। अब तक कई आतंकी भी अलर्ट होकर भारतीय कमांडोज पर गोलीबारी करने लगे थे, लेकिन भारतीय कमांडोज के आगे वो कहीं नहीं टिक पाए। दर्जनों आतंकियों और उनके लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय कर दूसरी यूनिट का ऑपरेशन भी कामयाब हो चुका था। ऑपरेशन को अंजाम देने के
बाद दूसरी यूनिट तेजी से वापस भारतीय सीमा की ओर बढ़ने लगी। अब उन्हें पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। चूंकि सुबह का सूरज निकल आया था, इसलिए दिन के उजाले में उनके लिए भारतीय सीमा में लौटना काफी चैलेंजिंग था। उधर भारत में कमांड सेंटर में मौजूद ऑफिसर्स काफी चिंतित थे और उनके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे थे। उन्हें डर था कि कहीं भारत के ऑपरेशन की खबर लगते ही पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल ना कर ले। ऐसे ही कई अंदेशों के बीच तेजी से लौट रहे कमांडोज में से एक का पैर लैंडमाइन पर पड़ गया, जिसमें 2 कमांडोज घायल हो गए। हालांकि चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी, इसलिए बाकी के कमांडोज ने उन्हें सहारा देते हुए बिना रुके भारतीय सीमा की ओर बढ़ना जारी रखा। LOC के पास भारतीय सीमा में बैकअप टीम के पैरा कमांडोज अपने साथियों के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद उन्हें LOC की तरफ बढ़ते कमांडोज दिखाई देने लगे। वो बस LOC के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जाने लगी। बैकअप टीम ने अपने साथियों को सेफली एंटर कराने के लिए तुरंत आगे बढ़कर मोर्चा संभालते हुए पाकिस्तानी सैनिकों पर भयंकर फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में पाकिस्तान के 2 सैनिक मारे गए, जबकि कई सैनिक बुरी तरह जख्मी हो गए। भारतीय कमांडोज के इस दमदार एक्शन के चलते बाकी पाकिस्तानी सैनिक भी उल्टे पांव लौटने को मजबूर हो गए। इससे दूसरी यूनिट भी भारतीय सीमा में सुरक्षित लौटने में सफल रही। पूरे ऑपरेशन के दौरान भारत की तरफ से एक भी कैजुअलिटी देखने को नहीं मिली। जो 2 सैनिक घायल हुए थे, उन्हें लौटने के तुरंत बाद हेलीकॉप्टर से श्रीनगर ले जाया गया, जहां ट्रीटमेंट के बाद उन्हें बचा लिया गया। पाकिस्तान और उसके स्पॉन्सर्ड आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देकर भारतीय सैनिकों के दिल को कुछ ठंडक मिली। इससे उरी अटैक में शहीद हुए सैनिकों का दुख तो कभी कम नहीं हो सकता था, लेकिन LOC के पार हुए इस ऑपरेशन से सेना को तसल्ली हो गई थी कि उन्होंने अपने साथियों का बदला ले लिया है। सभी के चेहरे पर खुशी थी और उनके आंखों में देशभक्ति की भावना साफ झलक रही थी। ऑपरेशन में शामिल सभी पैरा SF कमांडोज ने एक दूसरे को गले से लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। कमांड सेंटर में मौजूद ऑफिसर्स भी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। इस पूरे ऑपरेशन को कमांडोज ने कितने फोकस तरीके से अंजाम दिया था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब ऑपरेशन में शामिल दोनों यूनिट्स के कमांडर्स से पूछा गया कि आखिर ऑपरेशन में कितने पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए, तो उन्होंने बड़ी सहजता से जवाब दिया कि उनका काम आतंकियों और उनके ठिकानों को तहस नहस करना था, न कि डेड बॉडीज की गिनती करना। बाद में सैटेलाइट से कैप्चर की गई इमेजेस से पता चला कि पूरे ऑपरेशन के दौरान 38 से 40 आतंकवादी मारे गए और वहां मौजूद सभी आतंकी ठिकानों और उनके हथियारों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। जल्द ही सफल ऑपरेशन की जानकारी गवर्नमेंट तक भी पहुंच गई। ऑपरेशन की सफलता की खबर सुनकर डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ और उनकी टीम को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी। इसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने पाकिस्तान के अधिकारियों को भारत के इस ऑपरेशन की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत इस कॉन्फ्लिक्ट को और आगे बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान ने इसके जवाब में कोई कार्रवाई की तो भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। इसके बाद DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत के इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी साझा की। The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. हालांकि इस ऑपरेशन का कोई नाम नहीं था, लेकिन मीडिया ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे दिया और तभी से ये नाम पॉपुलर हो गया। जैसे जैसे खबरें बाहर आना शुरू हुई, पूरे देश की नजरें टेलीविजन स्क्रीन्स पर टिक गई। पूरा देश भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई को देख भी रहा था और उनकी वीरता की तारीफ भी कर रहा था। अगले साल 26 जनवरी 2017 को प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने इस सर्जिकल स्ट्राइक को सफल बनाने वाले जवानों को कीर्ति चक्र और युद्ध सेवा मेडल जैसे गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया। यह सम्मान उन वीर जवानों की बहादुरी और देश के लिए उनके योगदान का प्रतीक था, जिसने हर भारतीय को गर्व और प्रेरणा से भर दिया था।